सभी विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राणौली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम दिनेश बेनीवाल और मैं आपका फिजिक्स टीचर। तो हम बात करेंगे फिजिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्थिर विद्युत की। 7 अंक की अपनी यूनिट है और इसमें भी 2-3 चैप्टर इंक्लूड है, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि इसको कवर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि हम बात करें या केवल चार्ज इनसे रिलेटेड में बात करूं तो लगभग अपने टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 में से लगभग 10 चैप्टर अपने कहीं ना कहीं उसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेटिज्म में भी चार्ज का कहीं ना कहीं रोल है। उसके बाद में एसी थ्योरी वगैरह, तो सब में है। तो चार्ज अपना बेस है, आवेश जो है वो अपना बेसिक है। तो सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आवेश है क्या, डेफिनेशन की बात करें तो द्रव्य पदार्थों का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। तो ये द्रव्य पदार्थों का गुण है। गुण यानी प्रॉपर्टी। तो गुणों की एक खास बात क्या होती है कि गुण को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, गुणों को ग्रहण भी किया जा सकता है और गुणों को क्या किया जा सकता है, त्यागा भी जा सकता है। तो आवेश कोई पार्टिकल है, वो आवेश हो सकता है और आवेश को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, आवेश को छोड़ सकता है। जैसे अपने पास कोई बात करें, तांबे का गोला है या तांबे की गोली ले लें छोटी सी। तो तांबे की जो गोली है नॉर्मली ये न्यूट्रल है। अब इसको यदि हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और यदि हम इसको पॉजिटिव दें, किसी वायर से जैसे इसको पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और पहले ये क्या थी, न्यूट्रल थी यानी उदासीन। तो आपने क्या देखा, ये तांबे की गोली है, ये पहले उदासीन है, फिर हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, कोई तार जोड़ा, इससे तार जोड़ दिया, तो अब इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो ये कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। यानी इस पे आवेश कैसा है, ऋणावेश। और यदि हमने इसे किसी वायर से पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये कैसी हो गई, आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी यानी धनावेशित हो गई। तो इसका मतलब क्या है, वस्तुएं हैं वो आवेशों को ग्रहण भी कर सकती है और आवेशों को त्याग भी सकती है। इसीलिए हम इसको चार्ज को गुण कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का मतलब ही ये है कि जब हमने बता दिया द्रव्य पदार्थों का वह गुण, प्रॉपर्टी, इसका मतलब है वस्तुएं आवेशित हो भी सकती है और आवेश को क्या कर सकती है, त्याग भी सकती है। ठीक है। और उसके बाद में ये करती क्या है, जो आवेश है वो करता क्या है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, ये आपके तांबे की गोली ये कैसी है, उदासीन है। तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ये कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगी। और ये वाली जो गोली है, इसको बोल देते हैं हम, ये तांबे की गोली बोल दो, गोला बोल दो, ये आपका हो गया ए। तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, ये कोई सा भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रही है, क्योंकि इस पे चार्ज है ही नहीं। अभी ये जो आपका बी है, ये कैसा आपका ऋणावेशित है, और ये आपका सी कैसा है, ये आपका क्या है, धनावेशित है। तो ये बी और सी ये दोनों आवेशित है ना, तो इन पर यानी चार्ज है, इन पर आवेश है। तो ये क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अब इसमें भी एक चीज है कि कई बार कुछ स्थितियों में ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और कुछ स्थितियों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो उनकी कौन कौन सी स्थितियां हैं, मैं हल्की सी एक बार यहीं पे बता देता हूं आपको कि चार्ज जो है वो कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले अपने पास कोई चार्ज है Q, और ये कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था, यानी रेस्ट की कंडीशन में बिल्कुल स्थिर है। अब चार्ज होगा किस पे, चार्ज अकेला तो नहीं हो सकता, चार्ज को हमेशा क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। ये किसी न किसी
वस्तु के ऊपर होगा। तो जब हम नॉर्मली कहते हैं कि कोई चार्ज है विरामावस्था में, तो उसमें एक चीज अपने आप सम्मिलित हो जाती है, वो क्या है, कोई ना कोई कण है और उस कण पर क्या होगा, आपका आवेश होगा। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू है तो ये किसी न किसी पार्टिकल पर होगा। वो पार्टिकल हो क्या सकता है, वो वस्तु हो क्या सकती है, वो वस्तु हो सकती है जैसे आपकी अभी हमने बात की कि तांबे की गोली हो सकती है या तांबे की छड़ हो सकती है। ज्यादातर मेटल यूज करते हैं, नॉन मेटालिक में भी ये काम करेगा। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, छोटे कणों की यदि हम बात करें तो छोटे कणों में अपने पास में जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो मूलभूत कण हैं वो कौन से हैं, तीन ही तो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, वो छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को जब हम कण कहेंगे तो इसके द्रव्यमान की बात करते हैं हल्के सी। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। बहुत छोटा पार्टिकल है, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। और इस पे चार्ज कितना होता है, इस पे होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी पार्टिकल पे चार्ज हो गए। इसी प्रकार प्रोटॉन पे चार्ज होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है वो चार्ज नहीं लेता, वो हमेशा उदासीन ही रहता है। ये उसका न्यूट्रॉन का खुद का ये गुण है। तो अब जब हमने बात कर दिया कि आवेश जो है वो हमेशा किसी न किसी कण के ऊपर रहेगा, तो अब हम ये बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करता है, इनकी कंडीशन जाननी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके पास में कोई आवेश क्यू है और वो कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो विराम अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है, तब केवल क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी आवेश है आपके पास में, किसी भी बॉडी के ऊपर हो सकता है आवेश। तो यदि जैसे कि कॉपर की छड़ हो सकती है, कॉपर की गोली हो सकती है, और किसी भी धातु की गोली हो सकती है, तो वो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब यदि इसी को हम गतिशील कर दें तो हम इसको गतिशील कर रहे हैं आवेश को। एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील। गतिशील तो है लेकिन वेग कैसा है इसका, एक समान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका क्यू चार्ज है, यही क्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। यदि हमने यहां पे तो बोल दिया क्यू चार्ज की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो क्यू चार्ज की वेलोसिटी जब 0 है तो ये कौन सी अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। और विराम की अवस्था में है तो ये क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अभी यही चार्ज सेम टू सेम एक समान वेग से क्या हो गया, गतिशील हो गया, तो वेग नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 0। गतिशील है तो वेग स्थिर कैसे रह सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, वी क्यू नॉट इक्वल टू 0। बट जब हमने एक समान बोला है तो अपने को इसका त्वरण क्या करना पड़ेगा, 0। तो हमने कर दिया ए क्यू। इसका मतलब है जो क्यू चार्ज है उसका एक्सीलरेशन, उसका त्वरण है वो क्या है, 0। जब त्वरण को हमने 0 कर दिया और वेग को नॉट इक्वल टू 0 किया, इसका मतलब है जो वस्तु कैसी गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ साथ में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब देखो यहां से एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, ये दोनों पॉइंट आपको देखने हैं। यहां से एक समान वेग से गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान वेग से गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये आ जाए कि स्थिर अवस्था में आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आपको आंसर होगा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये यहां से मोस्टली काफी बार आता है ये क्वेश्चन,
इसको आप थोड़ा सा देखेंगे, नोट भी कर लेना साथ में कॉपी में। तीसरी कंडीशन, यही चार्ज है Q, लेकिन ये कैसे वेग से गतिशील है? असमान वेग से गतिशील, असमान वेग से गतिशील। यदि आपका आवेश असमान वेग से गतिशील है उस कंडीशन में सबसे पहले तो आप ये देखो वेग नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि गतिशील आ गया तो आपको वी क्यू नॉट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 0। दूसरी बात, इसके त्वरण की बात करें, ए क्यू, ये भी अब की बार क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वेग कैसा हो गया आपका? असमान। तो असमान वेग है तो ए क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा सबसे पहले क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र तो जब चार्ज का नाम ही आ गया कि कोई भी वस्तु ने आवेश ले लिया, जैसे कोई भी हम बात करें, ये कोई एटम है, ये कोई परमाणु है, अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, यानी ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, इसके पास में किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो यहाँ पे कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब यदि हमने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। तो ये आवेशित है। अब ये क्या करेगा? जैसे ये आवेशित हो गया, ये गतिशील चाहे ना हो, क्या होगा? आपका विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। अब यदि ये पार्टिकल गतिशील है तो गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र और प्लस में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन एक समान वेग से गतिशील होना चाहिए। जैसे मान लो कोई चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है मान लो, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये गतिशील है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तो होगा, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में क्या होगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और तीसरी कंडीशन, असमान वेग से गतिशील। असमान वेग से गतिशील है तो वी क्यू नॉट इक्वल टू 0, ए क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी त्वरण भी है और वेग भी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। अब आपने देखा ये विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या जुड़ा? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे फिर कुछ जुड़ेगा, विद्युत क्षेत्र तो रहेगा, पहले विद्युत क्षेत्र था, स्थिर था, गतिशील हुआ, साथ में चुंबकीय क्षेत्र आया। अब साथ में अब क्या है? त्वरण भी है, तो और कुछ जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा? विद्युत क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र और प्लस में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य, विजिबल प्रकाश, उसके बाद में पराबैंगनी, एक्स और गामा, तो वो उत्पन्न होती है। तो रेडियो तरंगों का जैसे आपने नाम सुना होगा, रेडियो तरंगों से क्या चलता है? रेडियो तरंगों से रेडियो चलता है, रेडियो तो चलता है, इसके साथ में और भी चलता है। रेडियो तरंगों की प्रास बहुत बड़ी है, उसका एक पार्ट जो है वो रेडियो चलाता है, उसका दूसरा पार्ट है वो एफएम चलाता है। रेडियो तरंगे टीवी में भी यूज होती हैं, और सेल्यूलर मोबाइल, जो मोबाइल अपने हैं इसके अंदर भी रेडियो, यहाँ पे भी पर्सन आता है। सेल्यूलर जो फोन होते हैं उसमें कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है? तो उसका आपका आंसर होगा रेडियो तरंगे, सभी रेडियो तरंगे। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी, वो कब है? जब आपका आवेश क्या है? असमान वेग से गतिशील है। तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें बनानी होती है, सबसे पहले मार्कोनी ने बनाया था विद्युत चुंबकीय तरंगों को, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने आवेश को असमान वेग से गतिशील कराया। असमान वेग से गतिशील हुआ तब विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी, सबसे पहले रेडियो तरंगे बनी। तो उस प्रकार से फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, और फिर कम्युनिकेशन के नई नई चीजों का आविष्कार हुआ। हाँ, अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक की। इसका मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। जब भी मात्रक पूछे जाते हैं, मात्रक हमेशा ऐसा ही पूछे जाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, तो एसआई या एमकेएस, जो एसआई मात्रक है आवेश का, वो क्या है आपका? कूलाम। और कूलाम को
किससे व्यक्त किया जाता है? आवेश को किससे व्यक्त किया जाता है? आपको ये भी पता होना चाहिए आवेश को किससे व्यक्त करते हैं। इसे व्यक्त करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल ए क्यू से। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है आवेश का, SI मात्रक क्या है? कूलाम। और कूलाम को किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं C से, कैपिटल C फॉर कूलाम। और ये यूनिट है इसकी आवेश की इकाई है। इसके बाद में इसका सीजीएस मात्रक भी जानेंगे, कई बार पूछ लेते हैं सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस जो मात्रक है वो है आपका ESU। सबसे पहले ESU की फुल फॉर्म हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युत इकाई। तो जैसा आप जानते हैं नॉर्मली सीजीएस मात्रक हमेशा छोटा होता है, एमकेएस मात्रक बड़ा होता है। जैसे कि द्रव्यमान का SI मात्रक या एमकेएस मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इसका सीजीएस मात्रक क्या है? ग्राम। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार से 1 कूलाम में बहुत सारे ESU होंगे। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 × 10⁹ 9। 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ क्या होते हैं? ESU होते हैं। अब इसके अलावा देखो कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है और ESU बहुत ही छोटा मात्रक है। तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? हम पूर्व लगन यूज करते हैं कूलाम के साथ में, जो आपने 11th में पढ़ा भी होगा। पूर्व लगन कौन कौन सी? जैसे मिली के लिए स्मॉल m, माइक्रो, म्यू, नैनो, एन। तो ये हम किसके आगे लगाने हैं? अपने को कूलाम के आगे लगाने हैं। तो मिली कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो कूलाम, सॉरी मिली में 10⁻³ होगा, हाँ, मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। ये आपको याद भी होना चाहिए, बहुत बार यूज होते हैं न्यूमेरिकल में। और ये एक आपका पिको कूलाम 10⁻⁻12। तो ये भी हम यूज करते हैं, आप रफ कॉपी में इन्हें नोट कर लेंगे। तो SI जो आपका मात्रक है वो क्या हुआ? कूलाम। सीजीएस मात्रक है ESU। इसके अलावा पूर्व लगन यूज करके हम ज्यादातर मिली, माइक्रो, नैनो और पिको इन्हीं को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मोस्टली यही यूज होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आवेश की खोज की। आवेश खोजा कैसे गया? तो आवेश की सबसे पहले खोज कब हुई? आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व। कुछ 2600 लिखते हैं, 2500 लिखते हैं, क्या एक टेम्परेरी डाटा है। तो 2600 वर्ष पूर्व ग्रीक वैज्ञानिक थे और इनका नाम क्या था? थेल्स। तो थेल्स ने आवेश की खोज की और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया रेशम का कपड़ा और एक तरफ ली कांच की छड़। तो क्या किया? रेशम के कपड़े को कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से इन्होंने क्या किया? रगड़ा। ये अपना रेशम का कपड़ा हो गया, ये कांच की छड़ हो गया और इसको क्या किया? रगड़ा। रगड़ते गए 1-2 मिनट तक इन्होंने इसको रगड़ा और उसके बाद ये कांच की छड़ को काम पे लेके गए, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके गए। तो ये देखते हैं कि जो कांच की छड़ है वो कागज के टुकड़ों को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मतलब है रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने के बाद में कांच की छड़ में वो गुण आ गए कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है।
तो इस प्रकार से आवेश की खोज हुई और इस प्रकार जो ये आवेश के तरीके पे हम आगे बात करेंगे। आवेश के 3 तरीके होते हैं, एक चालन होता है, एक प्रेरण द्वारा आवेशन होता है और तीसरा होता है घर्षण द्वारा आवेशन। ये जो किसी वस्तु को आवेशित करने का ये तरीका जो सबसे पहले थेल्स ने खोजा था, ये कौन सा तरीका है? ये घर्षण द्वारा आवेशन का है। दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जाहिर सी बात है। एक चीज से आवेश दूसरी चीज में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो चीज ग्रहण कर लेगी वो कैसी होगी? ऋणावेशित होगी, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो कैसी होती है? धनावेशित। तो इस प्रकार से ये आवेश की खोज होगी। 2600 वर्ष पूर्व थेल्स ने रेशम के कपड़े और कांच की छड़ के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ है उस पर कैसा आवेश आया? धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा है इस पे कैसा आवेश आया? ऋणावेश। ये भी आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसमें गलती क्या हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि रेशम के कपड़े को आपने धनावेशित कर दिया, कांच की छड़ को ऋणावेशित कर दिया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल है तो वो याद रह जाएंगे आराम से। तो रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ है, इसमें कांच की छड़ क्या होगी? धनावेशित, और रेशम का कपड़ा अपना क्या होगा? ऋणावेशित। तो इस प्रकार से आवेश की क्या हुई? खोज हुई। उसके बाद में हमने आवेश का मात्रक बता ही दिया आपको कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। तो अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके क्या क्या हैं। तो आवेशन की विधियां, किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां? तो नॉर्मली 3 विधियां होती है। सबसे पहली विधि क्या है? चालन की। दूसरी विधि है आपकी प्रेरण, और तीसरी है घर्षण। ऐसे घर्षण को तो हमने पढ़ ही लिया। फिर अब दोबारा इसमें क्या पढ़ेंगे? 2-3 एग्जाम्पल और जोड़ देंगे। रेशम के कपड़े वाला तो है, एगोनाइट वाला आ जाएगा, बिल्ली की खाल वाला आ जाएगा, एक और एग्जाम्पल जोड़ देंगे। तो सबसे पहले चालन। चालन विधि में क्या करना पड़ता है? आज हम केवल चालन विधि की बात करेंगे। तो चालन विधि के अंदर अब क्या करना पड़ता है? आपके पास में कोई भी आवेशित वस्तु है, जैसे कोई गोला है आपके पास में, धातु का गोला है और ये कैसा है? आपका धनावेशित है। तो इस धनावेशित गोले के पास में, इसके संपर्क में आपको क्या लाना है? एक अनावेशित गोला लाना है। ये अनावेशित गोला हो गया, और इसके पास में आवेश कितना है? इसके पास में आवेश हमने मान लिया क्या है? Q है। तो आवेशित गोले के संपर्क में हम अनावेशित गोला लाए हैं, तो आवेश का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। तो ये जैसे आपका आवेशित है, तो यहां आवेश का क्या हो रहा है? ये स्थानांतरण हो रहा है, और कुछ समय बाद में हम इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका गोला, जैसे हमने बोला ए, ये बी, तो इस पे ए पे चार्ज कितना है? Q है। इसके पास में चार्ज है ही नहीं, मतलब बी पे चार्ज कितना है? 0। अब ये आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इस पे चार्ज कितना है? Qi2, और इस पे भी कितना है? Qi2। यानी समान आकार के दो गोलों को हम बिल्कुल आपस में संपर्क में लेके आए हैं, जिसमें एक आवेशित था, दूसरा आवेशित नहीं है। दोनों को संपर्क में रखा, आवेश का स्थानांतरण हुआ। बहुत फास्टली होता है ये। आप 1 सेकंड के लिए रख दें, पूरा चार्ज हो जाएगा ट्रांसफर। और उसके बाद में जब इनको आप अलग अलग करते हैं तो देखते हैं कि दोनों के आवेश की मात्रा क्या होती है? आधी रह जाती है। इस Q की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इस Q को आपने मान लिया कि ये Q की वैल्यू कितनी है? जैसे इसको हमने मान लिया 2 कूलाम मान लिया। इस गोले पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 कूलाम है। तो इनको जब अलग अलग करेंगे तो इस पे कितना रह जाएगा? इस पे भी 1 कूलाम, और इस पर भी कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम। तो इस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित करने की ये तरीका है, ये कौन सा कहलाता है? चालन कहलाता है। इसके अलावा देखो कई बार हम वायर से करते हैं। वायर से क्या करते हैं कि जैसे ये आपके पास में अनावेशित गोला है और हमारे पास में कोई वायर है, ये पीछे से स्रोत है, जैसे ये मान लो ये वाला गोला आवेशित है,
और ये अनावश्यक है। इनको संपर्क में लाने के अलावा हम वायर के थ्रू करेंगे तब भी चालन ही होगा कि हमने दोनों को एक तार से जोड़ दिया इस प्रकार से, तो यहां से यहां पे चार्ज जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका है? ये सेम वही तरीका है चालन का। यानी आप गोले को डायरेक्ट संपर्क में कर दो तब भी चालन विधि है, यदि आप इस दोनों को किसी तार से जोड़ दो तब भी वो कौन सी विधि है? वो भी चालन विधि। तो आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, यहां तक विराम देते हैं। धन्यवाद।